Hello, good morning class. This is your lecture 4 on chapter 2, that is now topic is division of sectors as organized and unorganized sector. Okay. Now in your NCERT book just see here are two situations, Kanta and Kamal. Kanta is a working lady. She works in an office. She works in an office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also receives provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Sundays are holiday for Kanta. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work. तो आपने जो कांता का केस देखा है, इसमें देखो बता रहे हैं कि उसका टाइमिंग फिक्स है कि 9:30 से 5:30 उसको काम करना है. उसको सैलरी मिलती है रेगुलरली हर एक महीने की एंड में. ठीक है. इसके साथ साथ उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है. जैसे आपने देखा हो कंपनी में, स्कूल्स वगैरह में इन सबको प्रोविडेंट फंड मिलता है. ठीक है, जो गवर्नमेंट तय करके रखती है. शी ऑल्सो गेट मेडिकल अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है. ठीक है. और हॉलीडे में हॉलीडे होती है संडे को या कोई और वीक डे में उनकी हॉलीडे होती है. शी वॉज गिवन अ अपॉइंटमेंट लेटर. जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जिसमें सारे रूल्स और कंडीशंस टर्म्स वगैरह लिखे रहते हैं. नेक्स्ट केस दे रखा है कमल का. कमल एक कांताज नेबर है. कमल कांता का नेबर है. वो एक डेली वेज लेबरर है और काम करता है एक दूसरे जो पास में ग्रोसरी शॉप है वहाँ पे काम करता है. ही गोज़ टू अ शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग और काम करता है रात के 8 बजे तक. ठीक है. उसको कोई अदर अलाउंसेस नहीं मिलते, मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं मिलती, सिर्फ वेजेस दिहाड़ी मिलते. जितना काम कर रहा है उतना उसको वेजेस मिलती है. जितने घंटे काम कर रहा है उतने उसको घंटे की सैलरी मिलती है. ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज़ नॉट वर्क. वो जो है जितना अगर नहीं काम कर रहे हैं तो उसके लिए उसको कोई सैलरी नहीं मिलती है. ही हैज़ देयर फॉर नो लीव और नो पेड लीव्स. उसकी कोई छुट्टी नहीं है, कोई उसकी पेड हॉलीडेज़ नहीं है. अगर उसने फॉर्मल लेटर दिया है कि उसको कोई फॉर्मल लेटर नहीं मिला है कि भाई वो यहाँ पे काम करेगा, इतने टाइम तक का काम करेगा. ठीक है. कोई उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है. ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय एम्प्लॉय. उसको कभी भी एम्प्लॉय ने बोल दिया है तुम्हें हम नौकरी से निकाल रहे हैं, तुम कहीं और देखो, तो उसी टाइम उसको वहाँ से छोड़ना पड़ता है. तो देखो आपने दो केस देखे. सो डू यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन ऑफ वर्क बिटवीन कांता एंड कमल. आपने दोनों की इसमें डिफरेंस दिखा कुछ आपको. सो कांता काम कर रही है ऑर्गेनाइज सेक्टर में. ठीक है. और कमल काम कर रहा है किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. नाउ ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है. ऑर्गेनाइज सेक्टर इट इंक्लूड्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर. जहाँ पे पीपल की अशॉर्ट वर्क होता है. दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड टू फॉलो हिट रूल्स एंड रेगुलेशन. उनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं. दिस टाइप ऑफ सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज. इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे कुछ फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं फॉलो करने के लिए. अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेनिफिट देखो, जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है. उनको फिक्स नंबर ऑफ आवर्स के लिए फिक्स टाइम होता है कि तुम्हें इतने घंटे काम करना है. अगर वो काम ज़्यादा करते हैं तो उनको ज़्यादा ओवर टाइम मिलता है. ठीक है ना. बाय द एम्प्लॉयर दे गेट पेड लीव मिलती है, पेमेंट मिलती है हॉलीडेज़ में. ऐसा तो नहीं कि संडे की छुट्टी है तो उनको छुट्टियों के पैसे कट जाते हैं, उनको तभी पैसे मिलते हैं. प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा. रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन भी मिलती है. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमने कमल का केस पढ़ा वो एक कैरेक्टराइज बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट जो कि लार्जली आउटसाइड होता है कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता. वहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते. जॉब्स यहाँ पे लो पेड होती हैं एंड ऑफर नॉट रेगुलर. वर्कर्स को कुछ भी वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता है वेजेस के खिलाफ, है ना. वेजेस के सिवा वहाँ पे कुछ नहीं मिलता. उनको कोई फंड नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता. मेडिकल फैसिलिटी उनको कोई प्रोविज़न नहीं है ओवर टाइम करने का, पेड लीव का, हॉलीडेज़ का. एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर. वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर नहीं है. ठीक है. नाउ हमें अगर प्रोटेक्ट करना है वर्कर्स को इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो हम कैसे करेंगे. क्या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को फिक्स करना चाहिए मिनिमम वेजेस. गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स की कितने घंटे उन्हें काम करना है. गवर्नमेंट कैन इनेक्ट न्यू लॉज ऑन ओवर टाइम एंड सैलरी रेंज. गवर्नमेंट को न्यू लॉज निकालनी चाहिए ओवर टाइम और सैलरी रेंज के ऊपर और प्रोवाइड करना चाहिए चीप लोन विद लो इंटरेस्ट. यू कैन राइट दिस आंसर इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. ठीक है. अगर पेपर में आता है तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. नाउ अभी तक हमने देखा इन द डिवीजन डिवीजन ऑफ सेक्टर्स इज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज. अब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप देखो एक होता है पब्लिक और प्राइवेट. आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या है. ठीक है ना. पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल. पब्लिक में क्या चीज़ें आती हैं और प्राइवेट में क्या आती हैं.
ऑन द बेसिस ऑफ ओन्स असेट एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी और सर्विस, उसको हम पब्लिक में और प्राइवेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्राइवेट कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट का होता है। द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विस, एग्जाम्पल रेलवेज और पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और नाउ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब आ जाइए आप इसमें अपने मेन बुक में। प्राइवेट सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो गाइडेड करता है मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। टू गेट सच सर्विसेज हमें पे करना पड़ता है मनी ऑन दिस इंडिविजुअल और कंपनी। अदर हैंड में जो इनका पर्पस होता है पब्लिक सेक्टर का, वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट रेज करता है क्या? अपने गवर्नमेंट रेज करता है मनी थ्रू टैक्सेज एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी देखो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं आपके, जैसे सपोज आप अपनी एनसीईआरटी बुक में पीछे देख सकते हैं, ये देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू सेक्टर्स ऑन द बेसिस हु ओन्स असेट्स एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि किसके तो अपने असेट्स हैं और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के अपने क्या होते हैं? ओन्स होते हैं असेट्स, ओनरशिप होती है असेट्स की, ठीक है ना। और प्राइवेट में क्या होता है? डिलीवरी होती है सिर्फ। प्राइवेट में क्या होता है? इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ असेट्स इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल के हैंड्स में होता है, ठीक है। जैसे टाटा आयरन वगैरह है। तो आपका जो ये चैप्टर था सिर्फ इसमें ही बेस है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको यू हैव टू मेक प्रोजेक्ट। आपको पता है कि सोशल साइंस में प्रोजेक्ट बनता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो सोशल साइंस का जो प्रोजेक्ट है वो आपका इकोनॉमिक्स के उससे बनता है। तो इकोनॉमिक्स में आपका देखा होगा लास्ट चैप्टर जो कंज्यूमर राइट्स है, इसमें से 4 चैप्टर आपके थ्योरी वाले आएंगे, कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर आपका प्रोजेक्ट में जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी और आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है ना। दिस इज़ योर फॉर फाइनल टर्म। फाइनल टर्म के लिए बनता है आपका प्रोजेक्ट, लेकिन जब आपके स्कूल खुलेंगे तो आपने मुझे वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है। एंड यू हैव टू मेड इट वेरी क्लियर एंड क्लीन, बहुत सुंदर सा बनाना है आपने। उसके 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है। कंज्यूमर राइट्स के बारे में आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। यू हैव टू डू एक्सरसाइज which is given in the last page. You have to do these exercise in your notebook if you have done some questions before, so you don't need to do it again. अगर आपने, क्योंकि बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस ऐसे हैं कि शायद आपको बीच में असाइनमेंट में मैंने आपको दिए होंगे, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी जितने भी रह रखे हैं आपको क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 35 है, किसी के में दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स भी हैं इसमें। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स में आपको अपनी बुक से दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस